आज के क्लास में हम लोग परमाणु द्रव्यमान के मात्रक से स्टार्ट करना था। तो परमाणु द्रव्यमान का अगर मात्रक पूछा जाए तो मात्रक मतलब होता है यूनिट, ठीक है, कि किस यूनिट में मापा जाता है परमाणु द्रव्यमान को, उस पर चर्चा हम लोग करने वाले हैं। नाभिकीय भौतिकी में नाभिकीयों का मूल्य कणों जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि सूक्ष्म द्रव्यमान वाले कण का द्रव्यमान ऊर्जा को व्यक्त करने के लिए एक बहुत छोटा मात्रक प्रयुक्त होता है, जिसे हम परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। अब देखो, ये सब जो भी होता है, क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो, ठीक है, ये सब बहुत कम द्रव्यमान का होता है। ये छोटा छोटा कण है, इसका द्रव्यमान बहुत कम होता है। तो इसको व्यक्त करने के लिए हम लोग एक मात्रक का प्रयोग करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालना है परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट। तो जैसे हम लोग ऐसे लिखेंगे, जहाँ जैसे हम बोल रहे हैं, परमाणु के कण बहुत छोटे होते हैं, परमाणु के कण बहुत छोटे होते हैं, जिनके द्रव्यमान तथा ऊर्जा को मापने के लिए एक छोटा मात्रक का जरूरत होता है, एक छोटा मात्रक का जरूरत होता है, जिसे हम परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं, जिसे हम परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। अब इस मात्रक को हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ये जो मात्रक निकाला जाता है वो कार्बन के लिए निकाला जाता है। किसके लिए निकाला जाता है, कार्बन के लिए। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 12 होता है, के लिए एक परमाणु द्रव्यमान 12 U लिखा जाता है। तो जितना उसका द्रव्यमान संख्या होता है उतना ही U लिखा जाता है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन को अगर जोड़ देंगे तो थोड़ा सा उसमें परिवर्तन आता है। कितना का, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन आता है, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक। तो हम लोग 12 कार्बन को 12 U से द्रव्यमान मात्रक में, इसका U का मात्रक कैसे निकाला जाता है उसको हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं। तो किसी भी तत्व का अगर U के पद में निकालना है तो यहाँ कुछ डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, कुछ लिखने की जरूरत है। हम लोग अगर कहीं पर लिखा हुआ है उसको ग्राम में चेंज करना चाहते हैं, कोई भी द्रव्यमान को ग्राम में, तो उसको एवोगाड्रो नंबर से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। उसको एवोगाड्रो नंबर से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। तो बताया जाता है कि हम लोग किस मात्रक में मापते हैं, तो 1 AMU मापते हैं। 1 AMU बराबर होता है, अगर ग्राम में बात करेंगे तो 1.66 × 10⁻24 ग्राम होता है, 10⁻24 ग्राम होता है। AMU का मतलब क्या होता है उसको भी हम लोग समझ लेंगे। इसको 1 AMU लिखा जाता है या 1 U से दिखाया जाता है, इसको U भी लिखा जाता है, तो 1.66 × 10⁻24 ग्राम होता है। तो ये सब चीज़ें लिखना है। और किलोग्राम में बात करेंगे तो वही लिखा जाता है 1 U बराबर 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। 27 लिखना है, 10⁻27 किलोग्राम होता है। तो इतना को हम लोग इतना शॉर्ट फॉर्म में दर्शाते हैं। ये 05 भी लिखा जाता है तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग इतना ही तक हम लोग दर्शाएंगे। तो AMU का मतलब होता है, AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में U से दिखाना हम लोग इसको शुरू कर दिए, ठीक है। इतना एक कॉन्सेप्ट याद रखना, इसका यूज आगे पड़ेगा। आगे पढ़ना है नाभिकीय विस्तार तथा नाभिकीय घनत्व। नाभिकीय विस्तार तथा नाभिकीय घनत्व। तो नाभिक का आयतन के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। किसका, नाभिक के आयतन के बारे में। तो नाभिक का जो आयतन होता है, बेसिकली जो नाभिक का आयतन होता है वो द्रव्यमान संख्या का समानुपाती होता है। नाभिकीय विस्तार के लिए हम लोग सबसे पहले इसमें लिखेंगे, यहाँ पर पूरा हेडिंग डालना है, लेकिन यहाँ नाभिकीय विस्तार के लिए लिखेंगे कि नाभिक का आयतन उनके परमाणु के द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। नाभिक का आयतन उनके परमाणु के द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। नाभिक के आयतन उनके परमाणु के द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। ये चीज़ लिख लिए। अब इसका थोड़ा सा डेरिवेशन है जो कि हम लोग इस पार्ट को करेंगे। थोड़ा सा इसका डेरिवेशन हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार से इसको हम लोग करेंगे। तो इसको हम रफ वर्क ले लेते हैं। तो अभी हम क्या लिखवाए, तो लिखवाए ये चीज़ की जो आयतन होता है, आयतन को हम लोग V से दिखाते हैं। V जो होता है समानुपाती होता है परमाणु द्रव्यमान संख्या का। द्रव्यमान संख्या 1 से दिखाते हैं, ये समानुपाती होता है।
हमको आयतन को पता है कि आयतन जो होता है, तो परमाणु को हम लोग कैसा मानते हैं, नाभिक को कैसा मानते हैं, गोलाकार मानते हैं। कोई भी छोटा वस्तु जो होता है ना, हम उसको गोलाकार ही मानते हैं, ठीक। तो उसका जो आयतन का फॉर्मूला होगा, गोले का आयतन के बराबर होगा तो 4 पाई आर क्यू हो जाएगा, समानुपाती होगा ऐसे। हमको पता है कि 4 और 3 या पाई सब के सब क्या है, अचर है। मतलब जो त्रिज्या होगा परमाणु के समानुपाती होगा, त्रिज्या के क्यू समानुपाती होगा आर आई ए के। सब चीज़ यहाँ पता होना चाहिए कि एक भी क्या है, आयतन ए क्या है, द्रव्यमान संख्या है, और आर क्या है, त्रिज्या है नाभिक का, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं ये समानुपाती, तो आर पूछा जाए कि परमाणु का जो त्रिज्या होता है समानुपाती होता है 1 के पावर 1/3 का। घात अगर 3 है तो इधर आएगा तो 1/3 बनेगा। अब यहाँ पे जब इसको बराबर साइन लाते हैं तो एक स्थिरांक आता है, बराबर साइन लाते हैं तो क्या आता है, एक स्थिरांक आता है जिसको हम लोग आर नॉट से इंडिकेट करते हैं, तो आर नॉट के पावर 1/3 हो जाता है। तो आर नॉट के पावर 1/3 आ जाता है। तो आर नॉट का अगर मान का बात करेंगे, अब जहाँ पे सबके बारे में चर्चा कर लेते हैं कौन क्या है। हम लोग पहले जानते हैं कि भी जो है ये क्या है, ये भी जो है नाभिक का आयतन है। किसका, हम लोग लिख लेते हैं, ये क्या है, नाभिक का आयतन है। भी जो है नाभिक का आयतन है, ठीक है। ए जो है द्रव्यमान संख्या है, ये जो है क्या है, द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या है, ठीक है। उससे बात करते हैं, अब यहाँ पर कौन गया, आर। आर क्या है, नाभिक की त्रिज्या है, नाभिक के त्रिज्या है, नाभिक की त्रिज्या। अभी जो आर नॉट स्थिरांक आया, ये आर नॉट क्या है, आर नॉट के बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। ये नाभिक की त्रिज्या का मान इस प्रकार ज्ञात करने के नाभिक के घनत्व। अब देखो ये जो आर नॉट होता है, तो आर नॉट का एक फिक्स मान होता है, आर नॉट का एक फिक्स मान होता है। आर नॉट का जो मान होता है वो होता है 1.2 फेक्टोमीटर। फेक्टोमीटर होता है, एफएम से दर्शाते हैं फेक्टोमीटर। फेक्टो का मतलब होता है कि 1 फेक्टो का मतलब, अगर इसको हम लोग मीटर में सिर्फ लिखेंगे तो ये फेक्टो का मतलब होता है 10 के पावर -15 मीटर। कितना होता है, 10 के पावर -15 मीटर होता है। तो जो सबसे जो नाभिक होता है, नाभिक का सबसे स्मॉलेस्ट जो त्रिज्या होता है वो कितना होता है। अब जितना द्रव्यमान संख्या होगा उस पर बाकी डिपेंड करेगा। अब देखो द्रव्यमान संख्या किसका, हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या क्या होता है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या एक होता है। तो बोल सकते हैं जिसका द्रव्यमान संख्या 1 होता है वही ये आर नॉट के नाभिक की त्रिज्या हो जाता है, 1.6 हो जाता है। लेकिन द्रव्यमान संख्या बढ़ेगा तो त्रिज्या में भी क्या होता है, वृद्धि होते जाता है। फाइनाइट का मतलब होता है 10 के पावर -15 होता है, इस बात को ध्यान में रखना। अभी आगे हम लोग का आयतन, तो ये आर क्यू का आर का मान आ गया। अगर घनत्व निकालना है, क्या करना है, घनत्व निकालना है, तो पहले तो हम यहाँ पे नाभिक का आयतन निकालते हैं हीलियम के लिए। हीलियम का भी कितना होता है, तो हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। तो 4 के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे हीलियम का यहाँ पे नाभिक, हीलियम नाभिक के उदाहरण के रूप में लिखते हैं। एक का हम लोग निकालते हैं, सबका नहीं निकालेंगे, सिर्फ हीलियम का निकाल रहे हैं। तो हीलियम एग्जाम्पल में हम लोग क्या ले रहे हैं, तो हीलियम को ले रहे हैं। हीलियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, He, इसका जो परमाणु संख्या होता है वो 2 होता है, द्रव्यमान संख्या होता है वो 4 होता है। तो इसका द्रव्यमान संख्या का बात करेंगे अगर U में, तो इसका द्रव्यमान संख्या जो U में होता है वो कितना होता है, तो पहले द्रव्यमान संख्या A का बात करते तो कितना होता है, A का मान होता है 4। A का मान कितना होता है, 4 होता है, ठीक। A का मान 4 होगा तो त्रिज्या कितना आ जाएगा, तो R बराबर क्या होता है, आर नॉट 1 के पावर 1/3 होता है। जब इसको रख कर हम लोग इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। ये आर नॉट का मान अगर रखते तो आर नॉट का मान कितना, 1.2 × 10 के पावर -15 होगा, और ए का मान 4 है, 4 के पावर 1/3। जब इसको अप्रोक्सीमेट मान निकालते हैं कैलकुलेटर से तो ये मान निकल के आता है, आर बराबर कितना निकल के आता है, आर बराबर निकल के आता है 1.9 × 10 के पावर -15 मीटर होता है। 1.9 × 10 के पावर -15 मीटर होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, हमको आयतन निकालना है। ये तो त्रिज्या निकल गया, तो हीलियम नाभिक का आयतन कितना होगा। हीलियम नाभिक का आयतन,
सतह का इसका घनत्व निकालेंगे, घनत्व भी ज्ञात करना है। आयतन निकालते तो आयतन का फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ेंगे, R बराबर क्या होता है 4/3 पाई R क्यू। यहाँ पर सबका मान रख देंगे, तो ये 4/3 पाई का मान, तो पाई का मान कितना होता है 3.14, या इसमें भी रख सकते हैं 22/7, और R का मान है 1.9 × 10⁻15 के पावर क्यूब। तो इसको भी हम लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब ये आयतन निकालते ये भी लिखा हुआ है कि इसको कट मत समझना है, तो भी निकालते तो ये आता है 28.953 जो 10⁻45 मीटर क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर मीटर क्यूब में निकलेगा आयतन। अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग घनत्व निकालना है, तो घनत्व निकालने के लिए द्रव्यमान पता होना चाहिए। तो हीलियम का द्रव्यमान का बात करते हैं, तो देखो द्रव्यमान संख्या से थोड़ा सा ज़्यादा क्या होता है द्रव्यमान होता है, इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान जुड़ता है। तो हीलियम का अगर द्रव्यमान का बात करें तो हीलियम नाभिक के द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान, हीलियम नाभिक का द्रव्यमान U के पद में कितना होता है, तो U के पद में होता है 4.001 U होता है, ये U के पद में हुआ। और किलोग्राम में निकालना चाहते हैं, किलोग्राम में कितना होगा 0.001 इंटू 1U बराबर बताया गया था ना 1.66 इंटू 10 के पावर कितना 10⁻⁻27, तब ये किलोग्राम में निकल जाएगा, तो ये किलोग्राम में बदल जाएगा, तो ये 27 है, ठीक 10 के पावर 27 किलोग्राम। जब इसको गुणा करके सिंप्लीफाई करेंगे, गुणा करने पर ये कितना आ जाएगा, तो गुणा करके ये आ जाता है 6.6445 जो 10⁻⁻27 किलोग्राम, 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये किलोग्राम में इसका द्रव्यमान आ गया। हमको पता है घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, अगर नाभिक का घनत्व निकालते हैं, नाभिक का या हीलियम नाभिक का घनत्व बोल सकते हैं, घनत्व निकालते हैं, तो हीलियम नाभिक का घनत्व का बात करते हैं, तो हमें पता है कि क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन। इसका फॉर्मूला क्या होता है घनत्व का, द्रव्यमान बटे आयतन। दोनों का मान निकाल चुके हैं, रखेंगे। द्रव्यमान का है 6.644 इंटू 5 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाई, अगर हम लोग आयतन का बात करेंगे तो आयत है 28.95 इंटू 3 10⁻⁻45। इसी को अब सिंप्लीफाई करते हैं, तो जो घनत्व निकल के आता है नाभिक का वो कितना निकल के आता है 2.29 इंटू 10⁻27 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यही नाभिक का घनत्व निकल के आता है। किस नाभिक का, तो हीलियम के नाभिक का ये घनत्व इतना होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। इसको लगभग लिखा जाता है, अब यही सभी के लिए यही लगभग घनत्व बताया जाता है। लगभग में लिखा जाता है 10 के पावर कितना 27, इसको लगभग लिखा जाता है, लगभग का साइन देते थे 2 के 10 के पावर 27 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिखा जाता है, ठीक है। इसको लगभग में इतना हम लोग दर्शा सकते हैं। चलते हैं अब अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हम लोग को क्या पढ़ना है, इसको सारा डेरिवेशन को लिख लेना है। आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध। आइंस्टाइन द्वारा एक द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध दिया गया, अभिक्रिया बोल सकते समीकरण दिया गया। उसी समीकरण के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध इस तथ्य को बताता है कि सापेक्षतावाद के सिद्धांत के अनुसार वस्तु का द्रव्यमान एवं ऊर्जा दोनों भिन्न राशियां नहीं है। अब देखो, इनके अनुसार एक सापेक्षतावाद का सिद्धांत दिया गया, जिसमें बताया जाता है कि द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों भिन्न भिन्न राशि नहीं है, दोनों समान ही चीज़ है। मतलब द्रव्यमान से ही ऊर्जा बनता है और ऊर्जा से ही द्रव्यमान बनता है, ये बोल सकते, बल्कि एक दूसरे के तुल्य है ये। आइंस्टाइन के इस सिद्धांत के पहले माना जाता था कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा दोनों भिन्न भिन्न राशियां हैं,
लेकिन अब माना जाता है कि द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों सेम राशि है। द्रव्यमान किसी वस्तु के मौलिक गुण है जो प्रत्येक वस्तु में होते हैं। ऊर्जा किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो ऊर्जा किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता कहते हैं और द्रव्यमान किसी वस्तु में, क्योंकि हर एक वस्तु में कुछ ना कुछ द्रव्यमान पाया जाता है। किसी वस्तु में ऊर्जा की उसकी गति एवं उसकी स्थिति के कारण होती है। अब देखो, किसी भी वस्तु में ऊर्जा किस प्रकार से उत्पन्न होता है, या तो वो गति करता है या स्थिर रहता है, तब उसके पास कुछ ना कुछ ऊर्जा स्टोर रहता है। ये गति करता है तो उसका ऊर्जा देखने को मिलता है, न कि उसके द्रव्यमान के कारण। लेकिन कोई द्रव्यमान के कारण तो ऐसा नहीं होता है। यह भी समस्या समझा जाता था कि इस ब्रह्मांड में द्रव्यमान का कुल परिमाण कभी नहीं बदलता। द्रव्यमान का जो कुल परिमाण होता है वो कभी नहीं बदलता है, तथा इसी प्रकार ऊर्जा भी कुल परिमाण निश्चित रहता है। तो एक और चीज था, कभी भी किसी का द्रव्यमान नष्ट नहीं होता है, वो किसी दूसरे में चीज में परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार ऊर्जा भी होता है, ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होता है, एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में बदल जाता है। तो वैसे द्रव्यमान भी होता है। इसलिए ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत एवं द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत दोनों अलग अलग स्वतंत्र नियम माने जाते थे। लेकिन आइंस्टाइन के सापेक्षतावाद के सिद्धांत द्वारा यह सिद्ध किया गया कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक दूसरे से संबंधित है तथा प्रत्येक वस्तु उनके द्रव्यमान के कारण ही ऊर्जा होते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से संबंधित बता दिए, किसके द्वारा? आइंस्टाइन के द्वारा। और दोनों को बता दिए कि दोनों एक दूसरे का क्या है, ये तुल्य है, मतलब दोनों एक दूसरे से संबंधित रखता है। द्रव्यमान होता है तभी जाकर उस वस्तु में ऊर्जा होता है, इनके कहने के अनुसार। ठीक, इसलिए लिखना है आइंस्टाइन का द्रव्यमान समतुल्यता संबंध, पूरा इंग्लिश में भी नाम लिख लेना तब जाएगा। सबसे पहले इसको यहाँ से लेके यहाँ तक राइट डाउन करना है। तो उनके अनुसार एक फार्मूला दिया गया। तो आइंस्टाइन सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार गतिशील कण का द्रव्यमान की चाल v पर निम्नलिखित सूत्र इस अनुसार लिखा गया। तो इसमें पहले सबसे पहले लिखना है, यदि कोई वस्तु v चाल से गति कर रही है, तब उस वस्तु का द्रव्यमान जो होगा, यही फार्मूला लिख लेना है। फार्मूला साफ सबका क्लियर दिख रहा है कि जब कोई वस्तु अगर v वेग से गति करेगा तो उसका फार्मूला हो जाएगा द्रव्यमान का m0 1 - v² हो जाएगा। m0 1 - v², v इसका क्या है, उस वस्तु का वेग है। और ये m क्या है, तो जब विराम अवस्था में था तो उस टाइम का ये द्रव्यमान था। जहाँ लिख लेना है, जहाँ यहाँ पर जो m0 है वो क्या है, विराम अवस्था का द्रव्यमान, वस्तु के विराम अवस्था का द्रव्यमान, वस्तु के विराम अवस्था का द्रव्यमान, अवस्था के द्रव्यमान। जब विराम अवस्था में रहता है, जब रुका हुआ रहता है, तो उस अवस्था का द्रव्यमान को हम लोग m0 से, लेकिन जब वो गति में आ जाता है तो उसका द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाता है। ये किसके द्वारा बताया गया? तो आइंस्टाइन के द्वारा बताया गया। कोई भी वस्तु अगर गति में आता है तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन आ जाता है, जिसका फार्मूला दे दिया गया। और यहाँ पे जो c है, ये c क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो सबको पता है कि ये निर्वात में प्रकाश की चाल को दर्शाया जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल को दर्शाता है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। इस तरह से बताया गया आइंस्टाइन के द्वारा कि उसके द्रव्यमान में बदलाव आ जाता है अगर वो वस्तु में क्या आ जाए, गति आ जाता है तब। ये जो द्रव्यमान में बदलाव आता है, उसी कारण एक ऊर्जा उत्पन्न होता है, उसी कारण उसमें गति ऊर्जा उत्पन्न होता है, इनके द्वारा बताया गया। जब वो द्रव्यमान में, पहले द्रव्यमान कितना था, m0, बाद में उसका द्रव्यमान में अगर वृद्धि हो गया तो जितना से वो द्रव्यमान में वृद्धि किया वही ऊर्जा को दर्शाता है, उसी कारण ऊर्जा उसमें आता है, ये बताया गया। उसी कारण उसमें गति ऊर्जा आता है, आइंस्टाइन के द्वारा बताया गया। तो अगर हम लोग बात करेंगे तब उस वस्तु की गतिज ऊर्जा लिखना है, तब उस वस्तु की गतिज ऊर्जा E के बराबर m - m0 × c² हो जाता है। E के बराबर m - m0 × c² हो जाता है। तो ये गतिज ऊर्जा हो गया। हम लोग पता है किसी भी वस्तु में संतिज ऊर्जा जब स्थिर था, वह विराम अवस्था में था, तब उसमें जो गतिज ऊर्जा था हम लिख सकते हैं विराम अवस्था में, लिखना है आगे। इसलिए इसको लिखने के बाद विराम अवस्था में
वस्तु का संचित ऊर्जा, वस्तु का आंतरिक संचित ऊर्जा, आंतरिक संचित ऊर्जा विराम अवस्था में वस्तु का आंतरिक संचित ऊर्जा उसको क्या होता है एम नॉट सी स्क्वायर के बराबर आता है। उसमें एम नॉट होगा, एम तो होगा नहीं, तो एम नॉट सी स्क्वायर के बराबर होगा। अब आगे लिखेंगे तब कुल ऊर्जा बराबर, कुल ऊर्जा यहाँ पर लिख लेना है, कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा लिखेंगे जिसको हम ई से दर्शाएंगे, ई बराबर गतिज ऊर्जा का कारण हम ई कैसे दिखा रहे हैं, संचित आंतरिक ऊर्जा को हम एम नॉट सी स्क्वायर से दर्शा रहे हैं। दोनों का मान यहाँ पर रख दिए, जब इसको मान रख कर सिंप्लीफाई करेंगे तो एम सी स्क्वायर आएगा। तो ये आगे हम लोग का क्या, वस्तु का कुल ऊर्जा एम सी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यही हम लोग यहाँ पर दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर सी क्या है, अचर है, जो ऊर्जा हो किस पर सिर्फ डिपेंड कर रहा है, तो ऑब्वियस है सिर्फ उसके गतिज ऊर्जा के दौरान जो उसमें द्रव्यमान उत्पन्न हो रहा है उसी के द्रव्यमान पर ये ऊर्जा यहाँ पे क्या कर रहा है, स्टोर हो रहा है। तो इसीलिए एक दूसरे का क्या ये समानता इसमें दिख रहा है, तो इसी के लिए दिया गया इस आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुलता संबंध इसको बोला जाता है। इसको यहाँ पर इंडिकेट भी कर लेना है नीचे में, इसको तीर का निशान देके पूरा ये लिखने के बाद, ठीक है। तो क्लियर है। तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आया कि असल में जो ऊर्जा होता है वो किस पर डिपेंड करता है। तो ऊर्जा जो होता है वो एक तरह का हम लोग बोल सकते हैं द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे का समतुल्य है। ये किनके द्वारा बताया गया, तो आइंस्टाइन के द्वारा बताया। जब इसको हम लोग जैसे कि द्रव्यमान का मात्रक दिखा रहे थे ना 1U, तो 1U के रूप में निकाला गया mc स्क्वायर का यूज करके, तो कितना जूल के बराबर आया। तो यही यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध। आगे लिखना है द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध। तो U के पद में और C का मान जब यहाँ पर लिखेंगे, चलिए यहाँ पर एक बार लिख भी देते हैं 1mc स्क्वायर। यहाँ हमको पता है कि इसको 1 के रूप में निकालना है ऊर्जा को, तो ऊर्जा को 1 के रूप में निकालना है तो कितना ऊर्जा आएगा। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, द्रव्यमान का मान रखते हैं 1U के पद में। द्रव्यमान का पता है कि 1U, इसको किलोग्राम में कितना लिखते हैं 1.6 × 10 के पावर -27 लिखा जाता है। और फिर गुने में C स्क्वायर, C का मान कितना 3 × 10 के पावर 8 लगभग अप्रोक्सीमेटली लिया जाता है। इसका पावर कितना हो जाएगा 3। इसी को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना में आती है, मीटर पर सेकेंड में होता है। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1.492 × 10 के पावर -10 जूल। ये कितना 1U के ही बराबर आएगा, इसलिए कि यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मात्रक रखा गया था किसमें, U में रखा गया था। तो 1U बराबर बताया जाता है कि अगर ऊर्जा का बात करेंगे, द्रव्यमान का बात कर चुके हैं हम लोग 1U में, यहाँ पर 1U ऊर्जा का बात करेंगे तो 1.492 × 10 के पावर -10 जूल होता है। इस बात को ध्यान में रखना है, ये रिलेशन याद रखना है। अगर हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे, अगर ऊर्जा को किस में बदलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो ये कितना होता है 1.602 × 10 के पावर -19 जूल के बराबर होता है। तो इसको भी लिख लेना, ये सब डॉट पॉइंट जो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात करेंगे तो कितना जूल के बराबर होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना जूल के बराबर होता है। ये भी कभी कभी पूछ लेता है। मेगा इलेक्ट्रॉन के रूप में भी बताया जाता है, तो 1U बराबर मेगा इलेक्ट्रॉन के रूप में कितना होता है, इस वाले रिलेशन को भी लिख लेना। तो ये सब इसके नीचे लिखते चलना है। आगे जो हम लोग बड़ा सा टॉपिक हम लोग स्टार्ट होने जा रहा है द्रव्यमान क्षति और नाभिकीय संबंध ऊर्जा के बारे में। तो द्रव्यमान क्षति के बारे में और नाभिकीय संबंध ऊर्जा के बारे में हम लोग बात करेंगे। द्रव्यमान क्षति के कारण ही जो ऊर्जा का निर्माण होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो ऐसा करते हैं, तो आज के लिए हम लोग इसको इतना ही पर एंड करते हैं वीडियो को, इसलिए कि लंबा टॉपिक है, पढ़ाएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।